हेलो एवरीवन। तो आज का लेक्चर होगा क्लास 10th के ऊपर सीबीएसई दैट मीन्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर रहे होंगे। बेसिकली ये डेडिकेटेड लेक्चर एनसीईआरटी के ऊपर होगा, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसके और भी अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो हमारा पार्ट 2 में आएगा। तो पार्ट 1 में हम लोग कुछ एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर रहे होंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम बार बार बोलते हैं कि अगर कोई बुक करो या ना करो, पर एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जाम्पलर के करो। कुछ क्वेश्चन को मैंने पहले वाला लेक्चर में डिस्कस करा चुका हूं, ठीक है। तो उसको हम लोग स्पीड में लेंगे। आप इसका एक और क्वेश्चन का सेशन है, आप उसको जाके चेकआउट करो। और उसके बाद हम लोग थर्ड लेक्चर जो इसका एक और लेक्चर आएगा, उसमें हम लोग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे, सीबीएसई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, एसएसएन रीजन, एमसीक्यू। और फिर उसके बाद अगर मेरे पास समय बचा तो हम लोग क्या करेंगे कि कुछ थ्योरीज जो है इंपॉर्टेंट थ्योरी उसको कराएंगे यहाँ पे, ताकि आप एग्जाम से पहले या फिर कभी कभी जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप उसको क्विक रिवाइज करके जा सकते हो। तो पार्ट 2 लेक्चर अगर मेरे को समय मिला तो मैं जरूर बना के अपलोड करूंगा, अदरवाइज नोट्स तो मैं ग्रुप में अपलोड करूंगा ही। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर के साथ। तो आज हम लोग के पास सबसे पहला क्वेश्चन जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन में हम लोग को क्या क्या समझना है कि बहुत इजी क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। तो अगर हम बात करते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग, नॉट रिफ्लेक्स आर्क, तो रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में क्या डिफरेंस है। मैंने बार बार बोला हूं कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या एक सडन एक्शन है, पर इन केस ऑफ वॉकिंग हम क्या है अपने मन के अनुसार से वॉलेंट्री, मतलब दैट मींस की एक्शन इज वॉलेंट्री। हम सोच रहे हैं कि मेरे को इधर चलना है तो मैं इधर चल रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि अभी मेरे को इधर चलना है तो इधर चलना है, मैं चल भी रहा हूं, बोल भी रहा हूं, और सोच के बोल रहा हूं क्या बोलना है वो जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारा वॉलेंट्री एक्शन है वॉकिंग, पर रिफ्लेक्स एक्शन हमारा एक सडन एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन जैसे कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो, सामने एकाएक कोई और आ गया, तो ब्रेक लेने के बाद आपको पता चला कि ब्रेक भी ले ली और गाड़ी भी रुक गया, तो दिस इज सडन एक्शन। एक हॉट बॉडी को आप टच कर रहे हो और हॉट बॉडी को टच करने के बाद एकाएक आप हाथ हटाए, क्योंकि आपको पता है कि वो एक आपके लिए डेंजरस है। अगर आप हाथ नहीं हटाते हो तो आपका हाथ जल सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लिख सकते हो। रिफ्लेक्स एक्शन सबसे पहले एक स्पॉन्टेनियस मतलब कि सडन, ठीक है, सडन एंड इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मतलब कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो रिस्पॉन्स है किसके अगेंस्ट, स्टिमुलस के अगेंस्ट। स्टिमुलस मतलब कि जैसे कि मैंने क्या किया, ये इस बॉटल को टच किया, जब इस बॉटल को टच किया पता चला ये हॉट बॉडी था, जब हॉट बॉडी को मैंने टच किया तो ये एक हमारा स्किन क्या किया, एज ए स्टिमुलस वर्क किया, ठीक है। उसी तरीका से जब क्या हुआ, स्टिमुलस हमारे सराउंडिंग से हम लोग को मिलते हैं और उसको कौन एक्सेप्ट करता है, उसको कौन रिसीव करता है, रिसेप्टर। हमारे बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर सेल होते हैं जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो वो स्टिमुलस को क्या करेगा, लेगा और इनवॉलेंट्री और एक सडन स्पॉन्टेनियस एक्शन को परफॉर्म कराएगा। ये रेगुलेट होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। इट इंटेंसिटी कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इट्स इंटेंसिटी कैन नॉट बी चेंज, दैट मीन्स कि जो एक्शन से हम लोग उसको हटाते हैं, हॉट बॉडी बार बार मेरे हाथ में टच आएगा तो उसी इंटेंसिटी से हम हाथ को विड्रॉल करेंगे। इंक्रीज द सर्वाइवल एंड प्रोटेक्टिव वैल्यू ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। अगर हम हॉट बॉडी को टच कर रहे हैं तो हमको पता है कि अगर हम हॉट बॉडी को ज्यादा टच करते रहेंगे तो मेरा हाथ जल जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये इंक्रीज करता है सर्वाइवल को और हमें एक तरह से प्रॉब्लम से बचाता है, ठीक है। जैसे बॉल आप खेल रहोगे, आपके लिए वो बॉल हो सकता है कि आपको दिखे भी ना, और वो विराट कोहली के क्या होगा, बहुत आसान बॉल होगा जिसमें वो शॉट्स लगाएगा, दैट मींस कि छक्का चौका लगा देगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करके अपने रिफ्लेक्स एक्शन को तगड़ा कर लिया है। जो फुटबॉल का जो किक होगा, जो आपके लिए एक एबनॉर्मल होगा, वो एक तरह से मैसी हो गया या फिर कोई फुटबॉलर हो गया, तो उसके लिए वो नॉर्मल होगा क्योंकि उसने अपना रिफ्लेक्स एक्शन उसमें प्रैक्टिस करके इंपॉर्टेंट मतलब दैट मींस की इंक्रीज कर लिया, उसने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का कनेक्शन को और पक्का बना लिया। तो हमारे बॉडी में क्या करता है, रिफ्लेक्स एक्शन सर्वाइवलिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम बात करते हैं वॉकिंग के ऊपर, तो वॉकिंग क्या होता है, इट इज एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग एंड इज अ वॉलेंट्री रिस्पॉन्स। ये हमारा क्या है, वॉकिंग एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग एंड इज ए वॉलेंट्री रिस्पॉन्स। ये हमें क्या है, एक तरह से वॉकिंग क्या है, जब हम लोग बचपन में ऐसे ही पहले से ही चलने नहीं सीखते, पहले हम लोग क्या है कुछ पकड़ के चलते हैं, अदरवाइज किसी के पेरेंट्स मम्मी पापा क्या करते हैं, पकड़ पकड़ के चलाते हैं, तो ये एक तरह का लर्निंग होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या, इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय द ब्रेन। जैसे कि अभी हम इधर चल रहे हैं तो हमको पता है कि अच्छा मेरे को लेफ्ट जाना है, अच्छा मेरे को राइट जाना है, दैट मीन्स कि आगे आना है, तो ये मेरा कोऑर्डिनेटेड है ब्रेन के हिसाब से कि हम ब्रेन जिधर हम सोच रहे हैं उधर हम चल पा रहे हैं, ऐसा नहीं सोच इधर रहे चल इधर रहे, नहीं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसका इंटेंसिटी को हम चेंज कर सकते हैं, कभी हम धीरे चल सकते हैं, कभी हम स्पीड में चल सकते हैं, कभी हम और फास्ट चल सकते हैं। तो इसका इंटेंसिटी को हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, पर हम रिफ्लेक्स एक्शन के इंटेंसिटी को बदल नहीं सकते।
इट इज कनेक्ट कंसर्न विथ लोकोमोशन, दैट मीन्स कि इट इज कनेक्टेड विथ कंसर्न विथ लोकोमोशन, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं लोकोमोशन और मूवमेंट के बारे में मैंने बताया था कि लोकोमोशन क्या होता है, मूवमेंट क्या है। जैसे मैंने हैंड मूवमेंट किया पर अपने पोजीशन पे रख के मूवमेंट किया, पर अगर मैं चलूंगा दैट मीन्स कि मैं मूव भी कर रहा हूं, हैंड मूवमेंट भी कर रहा हूं, चल के भी दिखा रहा हूं, दैट मीन्स कि दिस इज लोकोमोशन, जहां पे मूवमेंट होता है। तो यहां से एक पॉइंट याद रखना कि जितने भी हमारे ऑल द मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन, तो सारे मूवमेंट क्या होते हैं, लोकोमोशन नहीं होते हैं। पर हम क्या बोल सकते हैं कि जितने भी लोकोमोशन होते हैं, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, ठीक है। जितने भी लोकोमोशंस होते हैं वो क्या होते हैं, एक मूवमेंट होते हैं। अगर हम चल पा रहे हैं तो हम मूवमेंट भी कर रहे हैं, पर व्हेन वी मूविंग समथिंग, व्हेन वी मूविंग आवर हैंड, बट दैट मींस नॉट आई एम मूविंग, ओके। तो कहीं ना कहीं हम अपना मूव कर रहे हैं हैंड को, तो लोकोमोशन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, और वो क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखो। लोग अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, व्हाट हैपेन एट द साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। तो दो न्यूरॉन्स बनाते हैं, सबसे पहले एक न्यूरॉन्स बनाते हैं। तो साइनेप्स का फॉर्मेशन देखते हैं कि क्या होता है हमारे। सबसे पहले समझते हैं साइनेप्स फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। जैसे कि हमारे पास ये मान लो कि न्यूरॉन्स है, ठीक है, बन जा, ठीक है। ठीक है, हमने बताया था इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट। क्या बोलते हैं इसको हम, डेंड्राइट। इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट के बाद इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। इसको हम साइटोप्लाज्म यहाँ पे होता है, आपको पता होना चाहिए। ये हमारा नर्व एंडिंग है, ठीक है। यहां पे होते हैं स्वान सेल, ठीक है। और ये कवर्ड जो होते हैं हमारे पास, कवरिंग को अगर हम बनाएं तो यहाँ पे होते हैं माइलिन शीथ। यहाँ पे क्या होते हैं, माइलिन शीथ होते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ, ठीक है, जो इंसुलेशन और प्रोटेक्शन का काम करते हैं। अब देखो ध्यान से समझना, हमने क्या बोला था कि हमारा जो ये नर्व एंडिंग है, ठीक है, ये नर्व एंडिंग है, एक्सोनल एंड जो है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, एक्सोनल एंड हो गया। इसको, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, एक्सोनल एंड हो गया। यहाँ पे बनता है साइनेप्स, यहाँ पे क्या बनता है, साइनेप्स फॉर्मेशन होता है। कैसे समझना है, यहाँ पे क्या जुड़ेगा, हमारा डेंड्राइट जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, यहाँ हमारे पास डेंड्राइट जुड़ेगा। किसका डेंड्राइट जुड़ेगा सर, ये दूसरा न्यूरॉन्स का जुड़ेगा। तो यहाँ पे न्यूरॉन्स बना दो एक दूसरा, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया नर्व एंडिंग, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, ये एक तरह से साइनेप्स का फॉर्मेशन हुआ। इस चीज को हम लोग और जूम करके देखते हैं। जब हम यहाँ पे देख रहे होंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक होगा हमारे पास एक्सोनल एंड, एक क्या होगा हमारे पास, एक्सोनल एंड। सर ओके सर जी, ये क्या होगा हमारा, डेंड्राइट का एक एंड, ये क्या होगा, डेंड्राइट का एंड। अब ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन मैंने क्लास में ये भी लिख के कराया था कि हम साइनेप्स को वन वे वाल्व क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक्सोनल एंड के पास क्या होते हैं, हमारे पास बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। और ये न्यूरोट्रांसमीटर में एसिटाइल कोलिन, एसीएच, एसिटाइल कोलिन होते हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत सारे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर एज पर रिक्वायरमेंट रिलीज होते हैं। और ये जो केमिकल सिग्नल से रिलीज होता है, यही हमारा क्या होता है, साइनेप्स का फॉर्मेशन होता है। एक तरह का माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। पर अब हम लोग इसको पढ़ते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या बताया, देखो ध्यान से। साइनेप्स इज द स्मॉल गैप, जिसको माइक्रोस्कोपिक गैप भी बोलेंगे, बिटवीन टू न्यूरॉन्स। ये क्या है, दो न्यूरॉन्स के बीच में स्मॉल गैप। इसके साथ भी कोई न्यूरॉन जुड़ेगा, इसके साथ भी कोई डेंड्राइट हमारा जुड़ेगा, इसके साथ भी कोई डेंड्राइट जुड़ेगा। तो सारा नर्व एंडिंग के साथ डेंड्राइट जुड़ता है और इस तरह का पूरा चैन बनता है बिटवीन टू न्यूरॉन्स एट द एंड ऑफ एक्सोन। एट द एंड ऑफ एक्सोन वी कैन से दैट कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस सेट द रिलीजेस ऑफ सम केमिकल्स ए फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो हम देख पा रहे होंगे कि एट द एंड ऑफ ए एक्सोन व्हाट हैपन, कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, यहां से हमारे डेंड्राइट के पास से इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक्सोन एंडिंग पर जाएगा। पर यहाँ पे क्या होगा कि सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस होता है, और जिसके कारण इलेक्ट्रिकल केमिकल्स
हमारा ऑफ होता है, फिर यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन होगा जहाँ पे साइनेप्स का फॉर्मेशन होगा, फिर से ये हमारा जैसे इस डेंड्राइट को टच करेगा यहाँ पे वो इलेक्ट्रिकल में बदल जाएगा और फिर से वो इसी पाथवे को फॉलो करेगा, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल, फिर से यहाँ पे कुछ रिएक्शंस होंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। तो अब हमारे पास क्या है कि देख सकते हो कि न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एसिटाइल कोलिन विच क्रॉसेस द गैप साइनेप्स एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस in the dendrite of the next neuron. Synapse actually we can say that कि synapse actually act like a one way bulb. ये मैंने बताया था because the chemical substance is present at only one side of the gap. ठीक है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, दूर से थोड़ा ब्लर हो रहा होगा, ठीक है। पर देखो तो वन साइड ऑफ गैप में होता है, मैंने बोला था कि इस एंड पे सिर्फ होता है, और आपको सीधा से समझना है कि दो न्यूरॉन्स के पास क्या होता है, साइनेप्स का फॉर्मेशन होता है। साइनेप्स एक स्मॉल गैप होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में, एट द एंड ऑफ एक्सोन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस सेट ऑफ होता है और कुछ रिलीज करता है केमिकल्स को न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में, और ये न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि एसिटाइलकोलिन जो गैप साइनेप्स को क्रॉस करेगा और फिर से वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और साइनेप्स को हम लोग वन वे बल्ब इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डेंड्राइट के पास न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होता है, तो ये होता है नर्व एंडिंग के पास कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो आपका क्या होता है, रिलीज होता है, और वो केमिकल रिएक्शंस होता है यहाँ पे। और यही हमारा क्या था, क्वेश्चन था, इसका आंसर हो गया है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा सारा इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। तो मैंने बहुत बार बोला है सेरेबेलम, बेलम 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 इज बैलेंस, जो बैलेंस पोस्चर करता है। तो सेरेबेलम को हम क्या बोलते हैं, इज द पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन। किसका पार्ट है, हिंड ब्रेन का, जो कहीं ना कहीं मेंटेन करता है पोस्चर को और हमारे बॉडी के इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी को। एक पार्ट और बताओ जो हमारे बॉडी में बैलेंसिंग कराता है, ईयर। तो ज्यादा हेडफोन्स अगर यूज करोगे तो यू में ऑल्सो चक्कर आएगा या फिर बॉडी बैलेंसिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो हमारे पास देखो सीबीएसई में ये क्वेश्चन आया 2016 में, मेंशन द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच मेंशन द पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। तो सेरेबेलम इज द राइट आंसर एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द विच ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक है। हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ द अगरबत्ती इंस्टेंस स्टिक। तो इसका क्वेश्चन क्या है, आपको पता होना चाहिए, हमारे बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं और उसमें से जो स्मेल्स के रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। तो आप देख सकते हो कि स्मेल रीचेज द न्यूरॉन्स ऑफ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स ऑफ द नोज, इट कॉजेज द जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्सेस दैट रीचेज द ऑल्फैक्टरी लोब्स। हमारे बॉडी में बहुत सारे लोब्स होते हैं, है ना, ब्रेन्स के पास भी बहुत सारे लोब्स होते हैं, ऑफ द फोर ब्रेन दैट प्रोड्यूस अ सेंसेशन ऑफ स्मेल। तो सबसे पहले हमारे पास मान लो कि अगरबत्ती यहाँ जल रहा है, तो हमारा क्या न्यूरॉन सबसे पहले क्या करेगा, जो न्यूरॉन्स के पास, हमारा नोज के पास रिसेप्टर्स होंगे जिसको ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर बोलते हैं, और ये क्या करेगा, इट कॉज द जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्सेस। नर्व इंपल्सेस में हमारे पास बहुत सारे नर्व इंपल्सेस होते हैं जो कैरी किए जाते हैं नर्व्स के थ्रू, ठीक है, और ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कैरी करेगा उस चीज को और वो ऑल्फैक्टरी लोब्स के पास लेके जाएगा और कहीं ना कहीं ऑल्फैक्टरी लोब्स ऑफ द फोर ब्रेन, और फिर ये सेंसेशन हम लोग को बताएगा कि ये स्मेल किस चीज का, अगरबत्ती का या फिर किसी चीज का स्मेल है। व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन अ रिफ्लेक्स एक्शन, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम ब्रेन का रोल देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन में। तो हमारे पास ब्रेन हैज नो रोल, ठीक है, प्ले इन रिफ्लेक्स एक्शन, इट इज एन एक्सट्रीमली क्विक एक्शन। तो हम लोग को पता है ये कैसा एक्शन होता है, क्विक एक्शन होता है, विच डज नॉट इन्वॉल्व एनी थिंकिंग, जहां पे क्या है, कोई थिंकिंग नहीं होता है कि यार लेना ही नहीं, काम हो गया, फिर उसके बाद पता चला अच्छा ये काम मैंने क्या किया, कर चुका हूं, ये काम मैंने कर चुका हूं। तो इन दिस टाइप ऑफ एक्शंस द स्टिमुलस इज रिसीव्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। ये स्टिमुलस कहां पे रिसीव होता है, स्पाइनल कॉर्ड, एंड सेंड अ रिस्पॉन्ड। एग्जांपल जैसे कि कपिंग हो गया, कुछ एक्शंस हमारे मेमोरी में भी क्या होते हैं, लोड हो जाते हैं, मतलब मेमोरी में बन जाते हैं कि अच्छा ये वाला एक्शन है, दैट मीन्स कि हमको कपिंग अभी आया, स्नीजिंग अभी आया। तो अब इसके ऊपर हम लोग बात किए थे सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस के ऊपर। क्लास में हम लोग सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस के ऊपर बात किए थे, जहां पे ब्रेन, ऐसा रिफ्लेक्स एक्शन जहां पे ब्रेन का क्या होता है, रोल होता है। तो इस तरह का भी रिफ्लेक्सेस हम लोग ने क्लास में बात किया था, जहां पे जैसे कि आपकी लाइट आपकी आंख में अगर कोई ग्लो कर रहा है, उस केस में आप क्या करोगे, आप ऑप्थेमोलॉजिस्ट के पास गए हो तो आंख को क्या करोगे, खोलोगे। उस केस में क्या होगा, हमारा क्या ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है ना, कि ठीक है अभी हमको ऑप्थेमोलॉजिस्ट बोला है, मतलब डॉक्टर बोला है आंख खोल के रखने के लिए, हम आंख खोल के रखेंगे। तो कुछ कंडीशंस हमारे होते हैं जहां पे ब्रेन हमारा रिफ्लेक्स एक्शन में रोल ले रहा होता है, जिसको हम सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन एक तरह का ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, प्रोड्यूस नेचुरली इन अ हायर प्लांट। तो ये किस में प्रोड्यूस होता है, हायर प्लांट्स में प्रोड्यूस होता है। दे कंट्रोल ग्रोथ
एंड अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द प्लांट। तो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस मतलब कि जैसे आपका फिजियोलॉजी क्या है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, न्यूट्रिशन है, ठीक है, दिस इज योर फिजियोलॉजी। उसी तरह प्लांट के अंदर भी प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, बहुत सारा चीज पढ़ते हैं, है ना। प्लांट फिजियोलॉजी में आप लोग पढ़ोगे जब आप हायर क्लास में जाओगे तो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, रिस्पिरेशन इन प्लांट, ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन, ये क्लास 11 का चैप्टर है जहां पे आप पढ़ रहे होगे। तो ये सारा हमारा प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट आता है। तो ये प्लांट हार्मोन क्या है, उसमें काम करता है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जहां पे सिर्फ आप हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे होगे। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट काम है जो हार्मोन्स करता है, प्लांट के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में मदद करता है, ठीक है। अब हमारे पास कि हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स इन सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ शूट, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करते हैं हमारे पास क्या है, जैसे कि ये हमारे पास स्टीम बना दो, ठीक है, ये स्टीम हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास मूवमेंट हो गया, ये आपका सूट हो गया, ये आपका लिप्स हो गया, ठीक है। अब मूवमेंट ऑफ लिप्स और सेंसिटिव प्लांट स्टीम सूट का बात कर रहे हैं, तो मूवमेंट इन लिप्स और मूवमेंट ऑफ सूट में क्या अंतर होगा, ध्यान से समझो। तो सेंसिटिव प्लांट, अगर कोई सेंसिटिव प्लांट का बात कर रहे हैं, जनरल लिप्स का नहीं, सेंसिटिव प्लांट का, तो मूवमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं हम क्लास में बताए थे कि मूवमेंट जो होता है वो ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करता है, जो मूवमेंट होता है वो ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करता है। स्टिमुलस क्या होता है, टच होता है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए छुई मुई प्लांट है ना, छुई मुई प्लांट, और ये मूवमेंट क्या होता है, कोई डायरेक्शनल नहीं होता है, नॉट अ डायरेक्शनल मूवमेंट, है ना। द मूवमेंट इज नाइदर अवे और टुवर्ड्स द स्टिमुलस, ध्यान से समझना। जैसे कि हम छुई मुई प्लांट, अगर हमारे पास मिमोसा प्यूडिका है, उसको अगर हम लोग टच करते हैं, कुछ ऐसा प्लांट होता है वो, ठीक है, ऐसा प्लांट जब हम उसको टच करते हैं तो क्या होगा, हर एक तरफ से स्टिमुलस जिधर है हर एक तरफ से वो क्या होगा, मुड़ना स्टार्ट कर देगा। तो हमारे पास क्या है कि सेंसिटिव प्लांट में जो मूवमेंट होता है वो ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। स्टिमुलस जो होता है वहां पे टच होता है, मूवमेंट इज नॉट डायरेक्शनल, मूवमेंट ऐसा नहीं कि कोई डायरेक्शनल आपको दिखेगा, मूवमेंट इज नाइदर अवे और टुवर्ड्स द स्टिमुलस। तो कभी भी ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि मूवमेंट इज नाइदर अवे और टुवर्ड्स द स्टिमुलस, या तो उसके अपोजिट में चल जाए, दैट मींस कि ऐसा नहीं होगा। जैसे कभी मान लो कि ये लिप मुड़ा तो फिर ये लिप मुड़ रहा होगा, फिर ये मुड़ रहा होगा तो ये मुड़ रहा होगा, मतलब कि आप ऐसा नहीं देखोगे कि या तो एक डायरेक्शन में या तो इधर डायरेक्शन है, या तो आप इधर टच किए तो इस डायरेक्शन में होगा, या तो आप इसके अभी होगा, ठीक है। ये पॉइंट ये बताना चाह रहा है। अब इसका अपोजिट में देख लो, मूवमेंट ऑफ सूट, मूवमेंट इज डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब आप क्या करते हो, लाइट के तरफ हमारा क्या होता है, मूवमेंट होता है, किसका, सूट का, तो डिपेंडेंट है ग्रोथ के ऊपर, है ना। मूवमेंट इज डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। स्टिमुलस इज लाइट, है ना, स्टिमुलस यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, टच है। मूवमेंट इज डायरेक्शनल, मूवमेंट कैसा है, डायरेक्शनल है ना। ये पॉजिटिवली हमारा लाइट के लिए क्या है, पॉजिटिवली दिखाता है, जहां पे नहीं दिखाता वहां पे नेगेटिवली वर्ड यूज करते हैं ना। तो मूवमेंट कैसा है, यहाँ पे डायरेक्शनल है। मूवमेंट टुवर्ड्स द स्टिमुलस, मूवमेंट किधर होता है, स्टिमुलस, जैसे मान लो कि यहाँ पे लाइट सनलाइट है, ठीक है, तो ये क्या होगा, टुवर्ड्स स्टिमुलस, है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। गिव अ एग्जांपल ऑफ ए प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट ग्रोथ। तो वेरी इजी क्वेश्चन दिस इज। तो देखो आपके पास ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। तो हमारे पास क्वेश्चन है गिव अ एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट ग्रोथ। में भी आपको कुछ वर्ड नहीं दिख रहा होगा तो आप उसको क्या करना, मेरा वर्ड सुन के आप क्या करना, उसको कॉपी में लिख लेना। तो गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट ग्रोथ, तो इसका क्या होगा कि ऑक्सिन इज अ प्लांट हार्मोन विच प्रमोट ग्रोथ इन अ प्लांट्स। ऑक्सिन क्या होता है, एक प्लांट हार्मोन होता है जो कहीं ना कहीं प्रमोट करता है ग्रोथ हमारे प्लांट में। क्वेश्चन है हाउ डू ऑक्सिन्स प्रमोट द ग्रोथ ऑफ ए टेंडिल अराउंड द सपोर्ट, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि हमारा ये ऑक्सिन्स के बारे में तो पता है सर, हार्मोन्स होता है सर, ये टेंडिल क्या होता है, ध्यान से देखो। हमारे पास ये सूट है, ठीक है, बेसिकली ये टेंडिल जो प्रेजेंट होता है वो लत वाला पेड़ होता है, जैसे मटर का पेड़ हो गया, ठीक है, जितने भी लत वाले पेड़ होते हैं वहां पे टेंडिल्स होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम को अगर सही करते हैं तो ध्यान से देखो क्या बोलना चाह रहे हैं। हमारे पास कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये टेंडिल कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, क्या होते हैं, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये टेंडिल हमारे पास क्या है, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है सर, ये कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसका नाम टेंडिल है। इसमें क्या होता है सर, ऑक्सिन का काम क्या है, तो हाउ ऑक्सिन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ टेंडिल अराउंड द सपोर्ट, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आया, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आया, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आया, ये ऑब्जेक्ट आया हमारे पास, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आया। अब यहाँ पे मान लेते हैं एक टेंडिल बना देते हैं, ये टेंडिल बना देते हैं सर। ये जब ये इसके कांटेक्ट में आएगा ना तो इसके अपोजिट साइड में क्या होगा, ऑक्सिन का एक्यूमुलेशन, सेल्स का नंबर ज्यादा इंक्रीज होगा ताकि ये आराम से इसमें लिपट सके, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है, ऑक्सिन प्रमोट द सेल इलोंगेशन एंड आर प्रेजेंट एट द सूट टिप। ये बेसिकली सूट टिप पे तो होता है, जैसे मान लो कि ये सूट है कोई, ठीक है, तो सूट टिप पे हमारा ऑक्सिन प्रेजेंट होता है और कोई टिप पे होता है, ताकि क्या है, ये ग्रोथ को इंक्रीज करता है, ठीक है। व्हेन टेंडिल कम इन कांटेक्ट विद द सपोर्ट ऑक्सिन स्टिमुलेट फास्टर ग्रोथ,
ऑक्सीजन स्टिमुलेट करेगा फास्टर ग्रोथ, दैट मींस कि आप इसके अपोजिट में जल्दी जल्दी इंक्रीज होगा, ठीक है, ऑफ द सेल्स ऑन द अपोजिट साइड्स, थस टेंडिल कॉइल्ड हो जाएगा अराउंड द सपोर्ट। अब उसके बाद हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे दो तीन कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला ध्यान से सुनना, जब ये कोई ऑब्जेक्ट से क्या हुआ होगा, टेंडिल कांटेक्ट में आया होगा, तो ये तो इसमें रिंग बना लिया होगा, मतलब कि इसमें उलझ गया होगा, पर कुछ टेंडिल इसमें नहीं होते, तो उसका क्या होगा, लेंथ में ज्यादा इंक्रीजमेंट आ जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि हमारा इसको स्ट्रॉन्ग भी तो बनना होगा ना, पूरे सपोर्ट करना है, मतलब कि पूरे प्लांट को सपोर्ट करना है, तो इसका इसमें मोटाई भी आपको क्या लेंथ में थिकनेस भी आपको ज्यादा दिखेगा इस तरह का टेंडिल में एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो ये काफी इजी कॉन्सेप्ट था, तो आप एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूं अगर आपको नहीं दिख रहा है। ऑक्सीजन प्रमोट सेल इलोंगेशन एंड आर प्रेजेंट एट द शूट टिप, व्हेन टेंडिल कम इन कांटेक्ट विद द सपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन स्टिमुलेट्स फास्टर ग्रोथ ऑफ द सेल्स, ठीक है। व्हेन टेंडिल कम इन कांटेक्ट विद द सपोर्ट, ऑक्सीजन स्टिमुलेट करेगा फास्टर ग्रोथ ऑफ द सेल्स ऑन द अपोजिट डायरेक्शन, थस वी कैन से दैट टेंडिल कोइल्स अराउंड द सपोर्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा ज्यादा टायर्डनेस है क्योंकि आज रेस्ट ही नहीं मिला है, तो हम लोग थोड़ा सा एनर्जी कम आपको लग रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, काफी अच्छा ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग करने वाले हैं, ध्यान से समझना है। नंबर 10 है, जो ये सारे हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन इज दैट कि डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रोपिज्म। सर ये हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है? हाइड्रोट्रोपिज्म का सीधा सा मतलब होता है कि वाटर के टुवर्ड्स मूवमेंट होना, हाइड्रो मींस वाटर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक एक्सपेरिमेंट दिखाना है जहां पे हमको दिखाना है कि हाइड्रोट्रोपिज्म मूवमेंट हो रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या किए कि ये डायग्राम देखो, ये शो कर रहा है, ठीक है, इस तरह का डायग्राम आपको बनाना है, एंड जब आपका सीबीएसई में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो पेज नंबर 122 में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। द ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। देखो, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म है या नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म है, हम ये नहीं बोल रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोट्रोपिज्म, दैट मींस की ग्रोथ हमारा क्या हो, अवे हो, दैट मींस की नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म उसके तरफ हो, मतलब पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। तो हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब समझ में आ गया, ये डायग्राम देखो। अब इसको हम लोग परफॉर्म कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। तो अब हम लोग इसको परफॉर्म कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट टेक अ प्लांट, ठीक है सर, प्लांट ले लिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या किए, उसको प्लांट पी सीडलिंग, देखो यहाँ पे पी क्या हो रहा है, सीडलिंग हो रहा है। सीडलिंग का मतलब सबसे पहले ये क्या है, हमारे पास सीड है, यहाँ से हमारा रेडिकल निकला और ये क्या है, एक तरह से प्लांट में हमारा बन रहा है। नीचे प्लीम्यूल हमारा क्या बनाया, रूट बनाया, ठीक है। ये चीज आपको पता होगा, जो क्लास 4, 5, 6 में ही बताया जाता है सीड से कैसे जर्मिनेशन होता है। तो इन जार फिल्ड विद सैंड, इस जार में क्या करो, सैंड से फिल्ड कर दो। प्लेस अ पोरस पोर्ट फिल्ड विद वाटर इन द वाइड जार। अब इस पोरस पोर्ट में क्या करो, पोरस पोर्ट जहां से वाटर का क्या हो, लीकेज हो, उसमें क्या करो, आप पोरस पोर्ट में पानी को भरो। रूट ऑफ द प्लांट विल ग्रो टुवर्ड्स वाटर, ये वाला रूट देखना, एक समय ये पानी की तरफ ग्रो करने लगेगा। एंड बेंड टुवर्ड्स द वाटर सोर्स शोइंग पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, और ये क्या दिखा रहा है कि सर अगर रूट हमारा क्या है, पानी की तरफ ग्रो कर रहा है, दैट मींस कि दिस इज शोइंग पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, ठीक है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, नॉट जियोट्रोपिज्म, दैट्स माय मिस्टेक। केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल्स। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन इज परफॉर्म्ड बाय हार्मोन्स। कैसे होता है, हार्मोन्स के थ्रू होता है। विच आर केमिकल मैसेंजर्स सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो हार्मोन्स क्या होता है, एक तरह का केमिकल मैसेंजर्स है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रेट होता है। सर ग्लैंड्स क्या होता है, जो सिक्रेशंस करता है उसको ग्लैंड बोलते हैं। हमारे बॉडी में 3 तरह का ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड। जो हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है वो डक्ट वाला होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड जो विदाउट डक्ट अपना सिक्रेशन को पूर्ण करता है, जैसे इंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रेट करता है। फिर आपका आता है हेटेरोक्राइन ग्लैंड, जिसको मिक्स ग्लैंड बोलते हैं, जैसे कि पैनक्रियाज हो गया, टेस्टिस हो गया, ओवेरी हो गया। ये हमारा क्या होता है, एक तरह से मिक्स ग्लैंड के जैसा काम करता है। सर ये इंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो हार्मोन्स कहाँ पे सिक्रेट करते होंगे, सर ये ब्लड वेसल्स में करते हैं। अपने सिक्रेशंस को कहाँ पे पोर करते हैं, ब्लड वेसल्स में। और ये सिंथेसिस कहाँ और होता है, इसका टारगेट ऑर्गन कहाँ और होता है। ये जो हार्मोन्स होता है, कोऑर्डिनेशन होता है फीडबैक मैग्नीशियम्स के थ्रू, हमारे एनिमल्स के अंदर फीडबैक मैग्नीशियम्स के थ्रू होता है। तो लिखा हुआ है कि दिस हार्मोन्स कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज लिविंग ऑर्गन्स एंड देयर ग्रोथ, दिस टाइमिंग एंड द अमाउंट ऑफ हार्मोन्स रिलीज आर रेगुलेटेड बाय द फीडबैक मैग्नीशियम्स। जैसे तुम्हारे बॉडी में स्पर्मेटोजेनेसिस हो या फीमेल में आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, ये सारा फीडबैक मैग्नीशियम्स के थ्रू होता है। और भी इजी एग्जांपल तुम्हारे बुक में दिया हुआ है इंसुलिन का, जो बेसिकली तुम्हारे बॉडी में अगर शुगर का लेवल बढ़ रहा है, दैट मींस कि इंसुलिन घट रहा है, तो इंसुलिन फिर क्या होगा, इंसुलिन आपका रिलीज होगा बॉडी में। तो इस तरीका से फीडबैक मैग्नीशियम्स होता है, जो आपका बॉडी का फीडबैक मैग्नीशियम्स चीजों को बैलेंस करके रखता है, कब क्या सिक्रेट करना है, कब क्या इनहिबिट करना है, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना, काफी इजी क्वेश्चन है। व्हाई इज द एडवाइजेबल टू
यूज आयोडाइज सोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज आवर बॉडी इज रिस्पॉन्डेड व्हेन एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड इनटू द ब्लड। तो हमारे ब्लड में जब एड्रेनलिन सिक्रेट होता है तो हमारा बॉडी कैसे एक्ट करता है। बेसिकली आज कुछ ज्यादा ही मतलब सर दर्द हो रहा है तो फिर भी लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा आई थिंक कि रेस्ट ले लेके मतलब लेक्चर को रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि आज काफी ज्यादा हेक्टिक हो गया था पूरा दिन, फिर भी हम लोग करते हैं। ठीक है, हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनलिन सिक्रेटेड इनटू द ब्लड। तो जब एड्रेनलिन एक तरह का मान लो हार्मोन है हमारा, तो जब हमारा ये ब्लड में सिक्रेट करेगा तो कैसा हमारा बॉडी एक्ट करता है। सबसे पहले एड्रेनलिन है क्या सर। एड्रेनलिन एक तरह का स्ट्रेस हार्मोन होता है। कब निकलता है, इमरजेंसी सिचुएशन में निकलता है। तो एड्रेनलिन एक हार्मोन है जो सिक्रेट होता है एड्रेनल ग्लैंड से इनटू द ब्लड, इज कैरिड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, डेंजर और स्ट्रेस कंडीशन में। इट इज रिलीज इन अ लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, एज रिजल्ट सर इसके कारण होता क्या है आप ध्यान से समझो। फास्ट बीटिंग ऑफ हार्ट, हमारा हार्ट बीट सर इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद हमारा रिजल्टिंग इन द सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो अमाउंट है हमारा मसल्स में क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड सप्लाई टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द स्किन इज रिड्यूस। अब जब हमारा हार्ट बीट रिलीज मतलब हार्ट बीट हमारा इंक्रीज हो गया क्योंकि ब्लड सप्लाई, ब्लड पंप भी तो ज्यादा करना पड़ रहा होगा। जब ब्लड पंप करना ज्यादा पड़ रहा होगा साथ के साथ हमारा जो क्या कर सकते हो कि हमारा ये पॉइंट मोर ऑक्सीजन टू द मसल्स, मसल्स के पास भी क्या होगा, बहुत ज्यादा जब ऑक्सीजन जा रहा होगा तो कहीं ना कहीं हमारा जो ब्लड सप्लाई स्किन के पास जो हो जाएगा वो रिड्यूस हो जाएगा ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स अराउंड स्मॉल आर्टरीज इन दिस ऑर्गन। द ब्रीदिंग रेट इज ऑल्सो इंक्रीज बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड द रिब मसल्स। All these responses together helping to animal to deal with the emergency situations। तो कहीं ना कहीं ये इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए बनाया गया था। सर क्या क्या होता होगा, ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, ब्रीदिंग रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा साथ के साथ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड रिब मसल्स वो भी इंक्रीज हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम मतलब कि जो आपका ये वाला मसल्स होता है, जैसे कि ये देखो आपका ये मसल्स हो गया। ठीक है, ये डायफ्राम वाला मसल्स है। ठीक है, तो ये डायफ्राम और हमारा कहीं ना कहीं रिब मसल्स, रिब मतलब कि ये वाला आपका रिब केज का मसल्स है, वो भी कॉन्ट्रैक्शन उसमें भी फास्टर हो जाएगा और ये सारा कंडीशन हमें इमरजेंसी सिचुएशन से डील करने में मदद करता है। आई होप कि आपको सारा दिख रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन है, ये 14 क्वेश्चन आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। व्हाई आर द सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। तो आपको पता होना चाहिए इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों देते हैं। Some diabetes patient are given injection of insulin to fulfill the requirement of insulin। वेरी बेसिक बात की इंसुलिन का कमी है तो तभी तो दे रहे होंगे। सर इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस बाय द पेनक्रियाज, पेनक्रियाज में प्रोड्यूस होता है एंड द हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल इन आवर बॉडी। और मैंने अभी तुरंत पहले भी बताया था कि इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है हमारे बॉडी में। डेट मीन्स की अगर शुगर का लेवल इंक्रीज हुआ ब्लड में, डेट मीन्स हम बोल सकते हैं कि इंसुलिन इट में मेनी हार्मफुल इफेक्ट। तो अगर हमारा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इंसुलिन इज हार्मोन प्रोड्यूस बाय पेनक्रियाज एंड हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल इन बॉडी। अगर शुगर लेवल इंक्रीज होता है ब्लड में ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन तो इट लीड टू बी मेनी हार्मफुल इफेक्ट। दैट मीन्स कि अगर इंसुलिन का लेवल हमारा बॉडी में या शुगर का लेवल हमारा इंक्रीज हो जाता है, इंसुलिन का लेवल घट रहा है तो बहुत सारा डिजीज हो सकता है ना, डायबिटीज के बारे में हम लोग सुने हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर आई थिंक हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इससे ज्यादा कंटिन्यू करेंगे। आई फील सो टायर्ड दैट्स वाई। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, सोचे थे इसको कंप्लीट करवा देंगे पर आई थिंक कि 3 लेक्चर बनेगा। रात के बज रहे हैं 11, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप हमारे टीचर बोला करते थे कि हमें ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना जरूरी है, ये तो पता होना चाहिए, पर क्या नहीं पढ़ना जरूरी है ये काफी इंपॉर्टेंट बात होता है जो आपको पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके पास एग्जाम में ज्यादा समय नहीं है एंड यू हैव सो मेनी सब्जेक्ट जो आपको बैलेंस करके चलना होता है। उस केस में आपको ये एकदम स्पेसिफिक पता होना चाहिए कि मैथ में हमको एनसीईआरटी करना है, हिंदी इंग्लिश में हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इसे एक लिखना है, लेटर राइटिंग प्रैक्टिस करना है। फिर आपका एसएसटी में बहुत सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है जो बार बार आपको शॉर्ट नोट बना के डेट्स जो होता है आपको वो लिखना होता है। उसके बाद आपका शॉर्ट नोट्स आपको बार बार देखना होता है। यूनिफिकेशन जो था इटली और जर्मनी वाला वो बार बार एग्जाम में आता है। नेशनलिज्म इन इंडिया में 84 इंसिडेंट हो गया, बहुत सारे जितने इंसिडेंट थे वो आते हैं। फिर उसके बाद आपका पॉलिटी इकोनॉमिक्स में अलग अलग कॉन्सेप्ट आते हैं। फिर आपका आ गया साइंस जो हमारा सब्जेक्ट है। तो इस तरीका से आपको प्लान करना होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा। कुछ चीज एग्जीक्यूट नहीं हो रहे होंगे, कुछ एग्जीक्यूट हो रहे होंगे, तो आपको उसको बैलेंस वे में आपको करना होगा, क्योंकि आपको 7 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। तो आपको सबको बैलेंस में करना है, सब किसी में पीएचडी तो करना नहीं है। तो इस बात का याद रखो कि आपको। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।